शांगरीला के लिए ट्रेन। बहुत गर्म, चाय, आमों का एक थैला, मछली करी का एक टिन फॉइल कार्टन, स्टेट्समैन, गिदोन और किंग जेम्स बाइबल, खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान और जेम्स हिल्टन की लॉस्ट हॉराइजन के साथ बैठते ही मैं नींद के आगोश में जाने लगा। लगभग उसी समय जब एक शाम को भारी बोझ से लदी लंबी कामरूप एक्सप्रेस मौसमी बारिश की धमकी देने वाले बादलों के नीचे दो गड़गड़ाते डीजल इंजनों के पीछे कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म 9 से रवाना हुई। 2004 की यह यात्रा 1980 के दशक की शुरुआत से भारत के उत्तर पूर्व में की गई मेरी 4 यात्राओं में से सबसे नई और सबसे आरामदायक यात्रा थी, जो कभी नागा हिल्स की ढीली ढाली भूमि थी और उनसे आगे मणिपुर, बर्मा और उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी अरुणाचल प्रदेश। मैंने कई बार हावड़ा से यात्रा की है, भीड़-भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में, जो प्लेटफॉर्म पर भिखारियों से भरी हुई थीं, जिन्होंने लंबे समय से इस शानदार लाल ईंटों वाले एडवर्डियन टर्मिनस को अपना घर और बहुत ही सार्वजनिक शौचालय बना रखा है। कलकत्ता के सबसे व्यस्त स्टेशन को 2005 के अंत में अपनी शताब्दी के लिए अच्छी तरह से साफ सुथरा किया गया था। भले ही हेल्सी राल्फ रिकॉर्डो का शानदार डिज़ाइन आखिरकार तब पूरा हुआ, जब 1911 में लंदन के बेडफोर्ड स्क्वायर के एक स्टूडियो में इसकी मूल योजना तैयार की गई थी, जिस साल नए ताज पहने राजा सम्राट जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी कि राज्य के पहले शहर के रूप में कलकत्ता की जगह नई दिल्ली को लिया जाएगा। मेरी यात्रा के समय स्टेशन, हालांकि निर्विवाद रूप से भव्य था, निश्चित रूप से गंदा था। इसके 24 प्लेटफॉर्म 24 घंटे लोगों से भरे रहते थे। हालांकि ये दृश्य हुगली के पश्चिमी तट पर स्थित इस महान रोमन शैली के स्टेशन की झलक, हावड़ा ब्रिज पर उमड़ते ट्रैफिक के बीच से, जब कलकत्ता के लगातार बढ़ते विस्तार के पीछे डूबते हुए रक्त लाल सूरज की झलक मिलती है, तो ये कभी भी कम रोमांचक नहीं होता, क्योंकि यह भारत के विशाल मैदानों और बंगाल की तपती गर्मी से उग्र और काफी हद तक भुला दिए गए उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार है। नागालैंड। आजकल ज्यादातर विदेशी कलकत्ता से 400 मील उत्तर में सिलीगुड़ी में उतरते हैं, या अगर वे कामरूप एक्सप्रेस से गए हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन सिलीगुड़ी टाउन के लिए बदलाव पर उतरते हैं। यहाँ से पर्यटक और रेलवे के शौकीन लोग चमकदार नीली टॉय ट्रेन की ओर बढ़ते हैं, जो असंभव सर्पिल और धुंधली भाप के झोंकों के साथ दार्जिलिंग और हिमालय की तलहटी की सुखद ठंडक की ओर जाती है। मैं उनमें से एक रहा हूँ। अगले दिन के बाकी समय में लंबी दूरी के यात्रियों की एक छोटी संख्या बंगाली नौकरशाहों, सेना के अधिकारियों, व्यापारियों और उत्तर पूर्वी राज्यों से घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के साथ पूर्व की ओर जाती है, जिनमें से कुछ कलकत्ता के पूर्व में कोयला क्षेत्रों से आते हैं, जबकि ट्रेन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पिंच पॉइंट से कमोबेश स्थिर गति से चलती है। फिर ब्रह्मपुत्र के किनारे, जो सदियों से इस क्षेत्र में यात्रा करने का एकमात्र कमोबेश विश्वसनीय तरीका रहा है, चाय के बागानों और गुवाहाटी की ओर, जो इस भयावह नदी के सबसे दूर के नौगम्य बिंदु हैं। और फिर नागालैंड के किनारे, जहां ट्रेन एक स्थिर, स्टेशन दर स्टेशन धीमी गति से चलती है, स्थानीय ट्रैफिक को उठाती और उतारती है। मेरी अपनी कल्पना का एक गहरा हिस्सा और दुनिया के उन हिस्सों की यात्रा करने की मेरी इच्छा जो लगभग दुर्गम हो गए थे, यहीं पर पोषित हुई, इस बिंदु पर जहां भारत के विशाल मैदान असम के चाय के बागानों में समाहित हैं और हिमालय की पूर्वी पहुंच और दूर की नीली पहाड़ियों तक फैले हुए हैं, जो बाघों के जंगल से होते हुए बर्मा, मंगोलिया, तिब्बत, चीन और शायद किसी खोई हुई दुनिया तक ले जाते हैं जो अभी भी खोज का इंतजार कर रही है। ये वह जगह है जहां सभ्य दुनिया की निश्चितताएं आदिवासी क्षेत्रों के अज्ञात जंगलों और पहाड़ियों में बिखर जाती हैं, जहां वास्तुकला स्थानीय निर्माण में बदल जाती है, जहां साफ सुथरे और कलफ लगे अंडरवियर की जगह लंगोट ने ले ली है। धनुष और बाणों के साथ राइफलों की बार बार आवाज, मोटर चालित यातायात की आवाज और छिपे हुए बंदरों की चीख। मेरे पिता, एक बेदाग कपड़े पहने और सुंदर ढंग से बोलने वाले युवक, एक लड़के और एक युवा के रूप में कई बार कलकत्ता से रात भर चलने वाली ट्रेनों में सवार होकर अगले दिन चाय के समय तक दार्जिलिंग पहुंचते थे। नोएल कावर्ड ने मैड डॉग्स एंड इंग्लिशमैन में गाया होगा, हालांकि अंग्रेज प्रभावहीन है, लेकिन वे गर्मी से अभेद्य हैं। फिर भी, सच में, शाही वेतन पर कोई भी व्यक्ति, ब्रिटिश या कोई और, कलकत्ता से उत्तर की ओर जाने वाली उन ट्रेनों में पाया जा सकता था,
जब गर्मियों की गर्मी लोअर सर्कुलर रोड और साम्राज्य के दूसरे शहर लंदन निश्चित रूप से पहला शहर था जहां मेरे पिता का लालन पालन हुआ था, किस्मत दक्षिणी इलाकों से निकलने वाले सुंदर नवशास्त्रीय विला के प्लास्टर के मुखौटे को झुलसाना शुरू कर देती थी। ये बात तब भी सच थी और आज भी सच है कि कलकत्ता एक ब्रिटिश आधार लंदन की एक अनोखी प्रतिरूप था। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि एक लंदनवासी जो पैदा हुआ और पला बड़ा है, कलकत्ता को टैम्स के लिए एक बजरे की तरह पसंद न करे। हावड़ा स्टेशन के लिए निकलते हुए एक 16 टोपी लेकर और हल्के से कुरकुरे सफ़ेद लिनन सूट में लिपटे हुए, यहाँ तक कि मेरे पिता के मामले में सबसे स्वस्थ युवा अंग्रेज या एंग्लो आयरिशमैन भी दार्जिलिंग और इसकी ठंडी हिमालयी हवा के लिए तरस रहे होंगे, क्योंकि यह महान शहर अपने नवशास्त्रीय कंधों पर बंगाल की गर्मियों के बोझ तले पसीने से लथपथ होने लगा था। कामरूप एक्सप्रेस में सवार होने के लिए हावड़ा जाते समय चिलचिलाती गर्मी और बारिश की आशंका वाले दिन मैं टोलीगंज क्लब से शहर के केंद्र से लगभग 5 मील दक्षिण में विक्टोरिया मेमोरियल तक पैदल चला था, फिर बाकी रास्ते के लिए एक टैक्सी में गिरने से पहले अगर जल न गया हो तो भी तप रहा था। मेरा चलना सिर्फ एक मनोरंजन नहीं था, बल्कि मेरे पिता की युवावस्था के इर्द गिर्द एक यात्रा थी। ये गलियां, उनका पुराना स्कूल, वह गिरजाघर जहां उन्होंने गायक मंडली में गाया था, वह पार्क जहां उन्होंने क्रिकेट खेला था, वह रेस ट्रैक जहां वे अक्सर जाते थे, सब मिलकर उस बचपन को जीवंत कर देते थे। भारतीय मुख्य भूमि में अंग्रेजों द्वारा पोषित सभ्यता के स्वरूप और उत्तर पूर्व में दूर दूर तक फैले जीवन के बीच असाधारण अंतर। जब अंग्रेज भारत आए तो वे अपने साथ अपने देश की बहुत सी चीजें लेकर आए। न केवल वर्दी, बंदूकें और 16 टोपी, बल्कि वे सड़कें और इमारतें जिनसे वे परिचित थे और जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कलकत्ता का केंद्र रीजेंट पार्क से बस एक छाते की दूरी पर है और हुगली टैम्स है। और चूंकि स्थानीय लोगों की जलवायु, रंग और रीति रिवाजों के बावजूद ब्रिटिश भारत वास्तव में ऐसा ही दिख सकता था, इसलिए बंगाल में रहने वाले ब्रिटिश परिवारों को नागा हिल्स उतनी ही दूर लगती होंगी जितनी बकिंघमशायर में रहने वालों को। कलकत्ता में रहने वाले या बसने वाले अपेक्षाकृत कम अंग्रेज असम में बहुत दूर गए। नागालैंड क्या बनेगा यह उनके लिए एक रहस्य रहा होगा। जब वे भागे तो वे दार्जिलिंग गए, और जब वे यात्रा करते थे तो वे भारत के मैदानों में या घर कलकत्ता डॉक्स से ब्लाइटी तक सफ़ेद रंग के लाइनरों में। वे उत्तर पश्चिमी सीमा पर तथा उसके पार किए गए वीरतापूर्ण सैन्य कारनामों के बारे में जानते थे, लेकिन उत्तर पूर्व के बारे में बहुत कम। कलकत्ता में मेरी सैर कुछ हफ्तों तक फुटपाथ पर मेरी आखिरी सैर थी, जो मुझे उन सड़कों और रास्तों पर ले गई जो कभी वाकई लंदन के रीजेंट पार्क के आसपास की सड़कों और रास्तों से मिलती जुलती थीं। उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे पारिवारिक तस्वीरों, पुरानी यात्रा पुस्तकों, डायरियों, संस्मरणों और अपने खुद के युवा शोधों के माध्यम से भारत के ये दृश्य मेरे पहले अनुभव थे। कलकत्ता का ये सपना और सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लिए उत्तर की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की सवारी ही थी जिसने मुझे पहली बार अकेले भारत की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। तब से मैंने वहाँ काफ़ी यात्रा की है और देश में अपनी जड़ों वाले बहुत से ब्रिटिश लोगों की तरह मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। शाही कलकत्ता के प्लास्टर कोकून ने मुझे हिंदू और मुस्लिम विरासत से परे एक भारत की तलाश करने का आत्मविश्वास भी दिया, एक ऐसा भारत जो मैदानों से परे और पहाड़ियों में है, जहां असंतुष्ट जनजातियां बहुत अलग जीवन जीती हैं और जिनके लिए 1920 और 30 के दशक का कलकत्ता और 1980 और 90 के दशक की भी शायद कलकत्ता लंदन से उतनी ही दूर लगती होगी जितनी कि लंदन से कलकत्ता। कलकत्ता मेरे लिए एक कदम था, जैसा कि मेरे पिता, दादा और अन्य आधे अधूरे रिश्तेदारों के लिए सीमांत उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और नागा पहाड़ियों तक था। कलकत्ता की स्थापना 1680 के दशक के अंत में हुगली नदी के तट पर हुई थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक यह एक महान व्यापारिक केंद्र में तब्दील हो चुका था, जो भव्य पल्लेडियन, नियोक्लासिकल, गोथिक और इंडो सरसेनिक इमारतों की असाधारण संपदा से सुसज्जित था। ऐसा लगता था मानो लंदन का सबसे अच्छा हिस्सा प्राचीन रोम, मध्ययुगीन यूरोप और यहाँ तक कि राजस्थान के रास्ते बंगाल पहुँचा दिया गया हो। ऐसा भी लगता था जैसे इसके भव्य अग्रभाग और रास्ते पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे,
जो हर तरफ अपरिचित और अज्ञात के खतरे से घिरा हुआ था। हालांकि कलकत्ता के कई शाही विला अभी भी बचे हुए हैं, जिनमें से कुछ भव्य बॉलीवुड फिल्म होर्डिंग्स के पीछे छिपे हुए हैं। अन्य इतने क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि उनमें से कई कभी चमचमाते सफ़ेद प्लास्टर से ढके हुए थे। कलकत्ता की भयंकर गर्मी और उमस में इसे लगाते ही यह उखड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो तुरंत क्षय की प्रक्रिया कह रही हो, याद रखो राज कि तुम धूल हो और धूल में ही मिल जाओगे। इतिहास हमें सिखाता है कि सभी साम्राज्य उठते हैं, बिखरते हैं और गिरते हैं, और अपनी सभी स्थापत्य कलाओं के बावजूद कलकत्ता हमेशा बीमारी, परिवर्तन और क्षय से जूझते शहर की तरह दिखता रहा होगा। वैसे अगर आप 1920 और 30 के दशक में शहर में घूमने वाले एक तेजतर्रार युवा थे, तो कलकत्ता आपके लिए तब तक खुशियों भरा रहा होगा जब तक आप खुद को सीमित दायरे में व्यस्त रखते थे। मेरे पिता के घर से सुबह की ठंडी हवा में, पतंगों से घिरे आसमान के नीचे, उनके स्कूल ला मार्टिनिया तक एक छोटी सी पैदल यात्रा थी, जिसे दिल्ली के यात्रा लेखक विलियम डेलरिम्पल ने द एज ऑफ काली 1998 में ईस्ट ऑफ ईटन के रूप में वर्णित किया है, जो एक समय में बेदाग लॉन पर स्थित था, लाउडन स्ट्रीट के साथ और रीजेंसी वैभव में स्थित है। आज एक भद्दा आधुनिक भवन, जिसमें सभी टपकती हुई एयर कंडीशनिंग इकाइयां और दागदार कंक्रीट है, मुख्य स्कूल भवन के बगल में दुबकी हुई है, जैसे कोई स्थानीय गटरस्निप किसी खूबसूरत कपड़े पहने हुए और विदेशी राहगीर पर ऊर्जावान तरीके से चबाए गए सुपारी का एक टुकड़ा थूक रहा हो। लाउडन स्ट्रीट पर स्थित यह स्कूल कलकत्ता, लखनऊ और उनके पैतृक स्थान लियोन में स्थापित कई स्कूलों में से एक था, जिसे नवोदित फ्रांसीसी शाही साहसी मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने स्थापित किया था। वे एक सैनिक थे जिन्होंने 1761 में पौंडीचेरी में पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा बदल ली थी। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर अगले 30 सालों में औध के नवाब की सेवा करते हुए बहुत सारा धन अर्जित किया। मार्टिन शौकिया सर्वेक्षक, गुब्बारेबाज, बंदूक बनाने वाले, घड़ीसाज, मानचित्रकार, राजनयिक और सैनिक बने। वे एक शिक्षाविद और वास्तुकार भी थे। आज 18वीं सदी के इस आकर्षक और शानदार साहसी व्यक्ति को उनके नाम पर रखे गए भव्य और सफल स्कूलों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। हालांकि मार्टिन कलकत्ता मेला मार्टिनिया बॉयज स्कूल के डिजाइन के लिए जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन तब तक वे अपने मकबरे में लंबे समय तक रह चुके थे। मुख्य इमारत 1835-6 की है। सभी आयनिक स्तंभ और सफेद प्लास्टर J.P. पाकर और कैप्टन हचिनसन, एक सैन्य इंजीनियर द्वारा आसानी से रीजेंट पार्क से एक भव्य वास्तुशिल्प शरणार्थी के रूप में गलत समझा जा सकता है। पिछली बार जब मैं मैदान में गया और चैपल में प्रवेश किया, तो कुछ चीजें स्पष्ट रूप से अपरिवर्तित रहीं, क्योंकि मेरे पिता 1920 के दशक में यहाँ एक छात्र थे। आयनिक चैपल के अंदर बेदाग वर्दी पहने स्कूली लड़के और गाउन पहने उनके शिक्षक मेरे पसंदीदा भजनों में से एक गा रहे थे। अमर, अदृश्य, ईश्वर ही एकमात्र बुद्धिमान, हमारी आंखों से छिपे हुए दुर्गम प्रकाश में। यह उत्कृष्ट भजन, जिसका आरंभिक दोहे 1 तीमुथियुस 1.17 पर आधारित है तथा जिसे 1867 में स्कॉटिश पादरी वाल्टर सी. स्मिथ ने लिखा था, इन दिव्य पंक्तियों के साथ समाप्त होता है, महिमा के महान पिता, प्रकाश के शुद्ध पिता, तेरे फरिश्ते तेरी आराधना करते हैं, सब अपनी नजरें छिपाते हैं। हम सब प्रशंसा करना चाहते हैं, हे हमें देखने में सहायता करो। केवल प्रकाश की चमक ही तुम्हें छिपा रही है। कल्पना कीजिए कि कलकत्ता की चकाचौंध भरी रोशनी में इसे गाना कैसा होता है। मैं अपने पिता को स्मिथ के गीतों के साथ साथ वेल्श की मधुर हवा में गुनगुनाते हुए सुन सकता हूँ, और उस सुबह उस चैपल में खड़े होकर मैं उन्हें वहाँ देख सकता हूँ। आज के भारतीय विद्यार्थियों के बीच गायन स्टॉल में एक युवा धूप से झुलसा हुआ पश्चिमी चेहरा। मेरे पिता ने 1934 में अन्य रंगों और धर्मों के विद्यार्थियों के लिए इसके दरवाजे खोले जाने से पहले ही ला मार्टिनिया छोड़ दिया था। ये भारत के शीर्ष विद्यालयों में से एक है। जब मैं वहां से जा रहा था, मैंने बच्चों को अपना स्कूल गीत गाते हुए सुना तथा यहाँ के सहायक अध्यापक फ्रेडरिक जेम्स रोवे द्वारा 18वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी सैनिक की याद में लिखे गए उत्साहपूर्ण कोरस को नोट किया। जैसा कि एक पट्टिका ने मुझे बताया,
1860 के दशक के अंत में। हम सदैव उनके निष्ठावान अनुयायी बने रहें, अपने शत्रु के विरुद्ध उनके हाथ दृढ़ रहें, दुख में सहायता करने के लिए उनका हृदय कोमल रहे। तब हमारा गीत यही होगा जब हम उनकी स्तुति गाएं, हमारे संस्थापक का नाम अमर रहे। सदैव बेदाग, सदैव शुद्ध। वह भजन, ये गीत दोनों ही पवित्रता, प्रकाश, अधिकार, व्यवस्था, धीरज और स्वच्छता की इच्छा व्यक्त करते हैं जिसे कलकत्ता में पले बड़े कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, चाहे वह 18वीं शताब्दी में हो, 1920 के दशक में हो या आज। एक अच्छे दिन पर, सालों पहले, शहर अपनी शाही शान में चमकता था, और फिर भी इसके मुखौटे हमेशा ढहते रहते थे, जबकि गरीबी, अराजकता, बीमारी और मौत हर दरवाजे पर मंडराती रहती थी। मेरे पिता अजीब आदतों वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे ज़रूरत से ज़्यादा बार हाथ धोते थे। ये बहुत ही अजीब था। कलकत्ता में साफ सफाई रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि साफ सुथरे कपड़े पहनना, और बेहतर होगा कि सफ़ेद से भी सफ़ेद कपड़े पहने। वास्तुकला की तरह ही पोशाक भी महत्वपूर्ण है। मैं कल्पना करता हूँ कि मेरे पिता इसी पोशाक मेला मार्टिनियर से सड़क के नीचे सेंट पॉल कैथेड्रल में सेवाओं और कार्यों में भाग लेने के लिए जाते होंगे, जिसका निर्माण 1839 और 1847 के बीच कर्नल, बाद में मेजर जनरल विलियम नायर फोर्ब्स द्वारा एक हवादार गोथिक डिज़ाइन में किया गया था। एक अजीब क्षण के लिए इसके 201 फीट के घंटाघर को कैंटरबरी कैथेड्रल के लिए गलत माना जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह झूमते ताड़ के पेड़ों के समूह से ऊपर उठता है। यह एक ऐसी गलती है जो सबसे प्रतिष्ठित इतिहासकार भी कलकत्ता की तपती दोपहर में कर सकता है। सेंट पॉल का टॉवर वास्तव में कैंटरबरी के शानदार 15वीं शताब्दी के अंत में बेल हैरी टॉवर के मॉडल पर बना है, फिर भी ये केवल 1930 के दशक के मध्य का है। ये पहले से ही छोटा हो चुका था। जिस शिखर ने इसे कभी सजाया था वह 1897 में आए भूकंप में गिर गया था। ऐसा लगता है कि स्थायित्व के लिए ब्रिटिश इच्छा को लगातार कमज़ोर किया गया था। यहाँ प्रकृति कभी भी बर्बाद नहीं हुई और जंगली जानवरों की पुकार सुनी जा सकती थी अगर इस महान शहर में कोई भी व्यक्ति जो पाने और खर्च करने की दुनिया में समर्पित है, सुनने की परवाह करता है। सेंट पॉल फिर भी गर्व से खड़ा है और अपने अनुग्रहपूर्ण बिशप मंत्रालय को जारी रखता है। अंदर घूमते हुए छत के पंखे इसके गलियारे रहित इंटीरियर को ठंडा करते हैं, जबकि समृद्ध नक्काशीदार गायन स्टॉल से प्राचीन और आधुनिक भजनों के चयन, एक शक्तिशाली विलिस ऑर्गन के साथ, सुबह की ठंडक और शाम की शांति में अदृश्य ईसाई भगवान की महिमा के लिए उठते हैं। यहाँ एक समृद्ध रंग की बन जोन्स पश्चिम खिड़की है, वहाँ आर्थर ब्लूमफील्ड द्वारा फ्लोरेंटाइन मोज़ेक के साथ जड़ा हुआ एक अल्बास्टर इरेडोस है। ऐसी सेटिंग में नागा हिल्स कभी अस्तित्व में नहीं आ सकते थे। दिन की गर्मी के दौरान जो साल के किसी भी समय कैंटरबरी जैसा कभी नहीं हो सकता, इस बेदाग ढंग से पोछे गए गिरजाघर के दरवाजे मजबूती से बंद रखे जाते हैं। हावड़ा के लिए टैक्सी पकड़ने और भीड़ से बचने की कोशिश करने से पहले मैंने कलकत्ता में अपने पिता के प्रारंभिक वर्षों की 2 और यात्राएं की। शाम की भीड़ जब भारत की पूरी आबादी हावड़ा ब्रिज को पार करने के लिए बेताब दिखती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर 1965 में कवि रवींद्रनाथ टैगोर, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता के सम्मान में इसका नाम बदलकर रणबींद्र सेतु कर दिया गया था, लेकिन लगभग हर कोई इस शानदार 1500 फीट लंबे सस्पेंशन ब्रिज को इसके मूल कामकाजी नाम से ही पुकारता है। 1943 में जब इसे खोलने की घोषणा की गई, तो हावड़ा ब्रिज पुराने लंदन ब्रिज से भी ज्यादा व्यस्त था। आज ये प्रतिदिन 4 मिलियन से ज्यादा पैदल यात्रियों के साथ साथ मोटर चालित ट्रैफिक के तेल के बादलों का भार भी वहन करता है। मैंने शहर के रेस्ट्रॉन्ट का दौरा किया, जिसकी स्थापना 1820 में रॉयल कलकत्ता टफ क्लब ने की थी। यह मेरे पिता के लिए एक स्वाभाविक स्टैंपिंग ग्राउंड रहा होगा, जो अपने समय में एक बेहतरीन घुड़सवार थे। ये ट्रैक मैदान खुली जगह के दक्षिणी छोर के आसपास चलता है, जो हुगली के किनारे बना कलकत्ता का एक बड़ा पार्क है। मूल रूप से ब्रिटिश सेना के लिए एक परेड ग्राउंड मैदान लंबे समय से कलकत्ता का फेफड़ा या हरा खेल का मैदान रहा है। इसे लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर बनाया गया है। आज ये खेल क्लबों, मेलों,
भारतीय दिग्गजों की मूर्तियों का घर है, जिनमें से कई ऐसे भी हैं जो राज और उसके सभी कार्यों का तिरस्कार करते थे। और सबसे खास बात यह है कि सभी ब्रिटिश भारतीय इमारतों में से एक विक्टोरिया मेमोरियल सबसे भव्य है। मेरे पिता को यह इमारत बहुत पसंद थी। मैं समझ सकता हूँ क्यों। ताजमहल का ब्रिटिश संस्करण उसी मकराना संगमरमर से बना है, जिस पर शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी के लिए बहुत ही मार्मिक और शानदार स्मारक बनाया था। विक्टोरिया मेमोरियल को दिसंबर 1921 में एडवर्ड, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा खोला गया था। यह उन सभी कार्यों का प्रतीक था जो अंग्रेजों ने 3 शताब्दियों में कलकत्ता और पूरे भारत में किए थे या करने की कोशिश की थी। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस विशाल गुंबददार इंडो सरसैनिक इमारत को एक बहुत बड़ा अपराध माना होगा, और फिर भी इसे भारत के लिए एक विशाल संगमरमर के प्रेम पत्र के रूप में कमीशन, डिजाइन और निर्मित किया गया था, न कि साम्राज्यवादी शक्ति को कुचलने के प्रतीक के रूप में। इसके निर्माण का अवसर निश्चित रूप से 1901 में रानी महारानी की मृत्यु थी। प्रेरणा लॉर्ड कर्जन से मिली, जो 1899 से 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे, जो जिज्ञासु थे वे वर्ष जब ब्रिटिश साम्राज्य, हालांकि शीघ्र ही विघटित होने वाला था, अपने महाकाव्य और मिथकीय शिखर पर था। कर्जन ने एक तरह के एंग्लो इंडियन वल्लाह की कल्पना की थी, जो पिछले 300 वर्षों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक संपदा का खजाना हो। इसे गूंजते प्रांगणों और एक विशाल केंद्रीय गुंबददार हॉल के चारों ओर स्थापित महत्वाकांक्षी दीर्घाओं में रखा जाना था, जिसमें युवा रानी विक्टोरिया की एक मूर्ति हमेशा के लिए शांत भाव से खड़ी रहेगी। कर्जन का देवालय एक उल्लेखनीय रचना है। हालांकि विलियम इमर्सन द्वारा डिजाइन, जिन्होंने एक युवा वास्तुकार के रूप में भारत में काम करते हुए बहुत समय बिताया था और जिसे शानदार ब्रिटिश मूल के भारतीय रेलवे इंजीनियर से वास्तुकार बने विंसेंट जे. एश ने मौके पर सहायता प्रदान की थी, ये कहना होगा कि थोड़ा सा स्थिर है। हालांकि ताजमहल, जिसे कर्जन ने बहाल किया था, की योजना और भावना पर एक तरह का नाटक है, विक्टोरिया मेमोरियल कठोर, औपचारिक और पवित्र है। फिर भी लुटियंस 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों में से एक थे और वायसराय हाउस, जो अब राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंशियल पैलेस है, किसी भी शासन काल या शैली की दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है। लुटियन बिल्डिंग दिल्ली की शान है। ये भव्य सड़कों का शहर है जिसने कलकत्ता की जगह ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाई थी। ये निर्णय दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के दिन घोषित किया गया था। इस महत्वपूर्ण निर्णय का मतलब था कि कर्जन का विक्टोरिया मेमोरियल अब राज्य का वह वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु नहीं रहेगा जिसे वह बनना चाहता था। फिर भी निर्माण कार्य धीरे धीरे और लगातार जारी रहा और आज विक्टोरिया मेमोरियल, हालांकि 90 साल से भी कम पुराना है, लेकिन कलकत्ता में उतनी ही मजबूती से जड़ जमाए हुए दिखाई देता है जितनी कि भारत में कहीं और पाए जाने वाले किसी भी प्रसिद्ध मुगल स्मारक या प्राचीन हिंदू मंदिर की। स्वतंत्रता के बाद के कुछ उतार चढ़ाव भरे इतिहास के बाद अब इस इमारत की एक बार फिर से अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और इसमें एंग्लो इंडियन, पश्चिमी, मुगल और भारतीय चित्रकला, मूर्तियां, कवच, पांडुलिपियां, फर्नीचर और बहुत कुछ का समृद्ध संग्रह है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। एंग्लो इंडियन नवाबों की भव्य तस्वीरें, जो कभी उपेक्षित थीं, धीरे धीरे वापस आ रही हैं। कलकत्ता में अभी भी कुछ ऊर्जावान, उम्रदराज राष्ट्रवादी हो सकते हैं जो ब्रिटिश से जुड़ी किसी भी चीज से घृणा करते हैं, फिर भी समय वास्तव में बदल रहा है। आज अधिकांश युवा भारतीयों के लिए ब्रिटिश भारत का इतिहास सौभाग्य से बस यही है, इतिहास। कुछ ऐसा जिसे समझा जाना चाहिए और तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए, जिसे क्यूरेट किया जाना चाहिए, प्रदर्शित किया जाना चाहिए और यहाँ तक कि उसका आनंद लिया जाना चाहिए। विक्टोरिया मेमोरियल का पूरा भुगतान सार्वजनिक सदस्यता द्वारा किया गया था। भारतीयों ने एक इमारत के लिए उदारतापूर्वक दान दिया जो 1947 से किसी भी मामले में उनका है। किसी सुहानी सुबह या गहरे लाल रंग के सूर्यास्त में विक्टोरिया मेमोरियल वाकई बहुत शानदार दिखता है, खास तौर पर झील के किनारे से देखने पर, जिसमें रोशनी चमकती है और पानी की परछाई इसकी नीली रंगत वाली संगमरमर की दीवारों पर धीरे धीरे लहराती है। इस बीच कुछ भी नहीं,
और निश्चित रूप से उपमहाद्वीप की कोई भी इमारत भावना में नागा हिल्स के जीवन से अधिक भिन्न नहीं हो सकती, चाहे तब हो या अब। मेरे पिता के लिए उत्तर पूर्व का आकर्षण तब और बढ़ गया होगा जब उन्होंने कलकत्ता में ब्रिटिश साम्राज्यवादी जीवन की चकाचौंध से दूर अपने पहले कदम उठाए होंगे। उनकी बड़ी बहन किट्टी ने ऊपरी असम के एक कठोर युवा चाय बागान मालिक रेजिनाल्ड नोल्स से शादी की, जिन्होंने बाद में 8वीं सेना में एक मेजर के रूप में उत्तरी अफ्रीका में सम्मान के साथ सेवा की। चाचा रेग को स्थानीय आदिवासियों से मिलने और उनसे निपटने का प्रत्यक्ष अनुभव था। धीरे धीरे मेरे पिता इन क्षेत्रों, इन लोगों को जानने लगे, और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने 1944-45 में बर्मा, मणिपुर और नागा हिल्स में आरएएफ के साथ लड़ाई लड़ी और सेवा की। मैं उत्तरी बर्मा के किसी सुदूर गांव में एक छोटे से नागा बच्चे को गोद में लिए हुए उनकी एक तस्वीर को संजो कर रखता हूँ। दुनिया के इस सुदूर कोने में जिन लोगों के लिए और जिनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके बारे में उन्होंने कभी कोई बुरी बात नहीं कही। हम में से कई लोगों में सभ्य जीवन जीने और अस्थायी रूप से ही सही, एक जंगली, कम नियंत्रित दुनिया का अनुभव करने की इच्छा होती है। मुश्किल बात यह है कि ऐसा करने के लिए हमें दूसरे लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी में कदम रखना पड़ता है, और इस तरह के अतिक्रमण हमारे सपनों को सिर्फ सपनों के रूप में उजागर करते हैं। फिर भी ऐसे सपनों की वास्तविकता जगहें भले ही हमारी अपेक्षाओं से बहुत अलग हों, लेकिन उनमें हमें उस सभ्य दुनिया के बारे में अलग तरह से सोचने की शक्ति होती है जहां हम वापस लौटते हैं। निश्चित रूप से नागा पहाड़ियों में मेरी अपनी यात्राओं ने मुझे ये सोचने के लिए प्रोत्साहित किया है कि पश्चिम में हम संस्कृति और सभ्यता के नाम पर जो कुछ भी बनाते और बनाए रखते हैं वो सब बेकार है। पाने और खर्च करने की सारी बातें और फिर भी उन रोमांटिक पूर्वधारणाओं के टूटने ने मुझे पहली बार एक समान रूप से महत्वपूर्ण अवधारणा को समझने में मदद की है। इस दुनिया में कोई शांगरी-ला नहीं है, और जो जंगली जगहें मौजूद हैं वे परिदृश्य और संस्कृतियां जिन्हें हम खोजने और अनुभव करने के लिए तरसते हैं, वे भयावह रूप से नाजुक हैं। बेशक सुंदर और यहाँ तक कि अलौकिक परिदृश्य बचे हुए हैं, रेगिस्तान की ऊंची वेदियां, जंगल के घने मंत्र, फिर भी मनुष्यों में उन सभी को अपवित्र करने की अटूट क्षमता है। हालांकि जब मेरे सपने तीखी वास्तविकता से टकराए तो मैंने पाया कि ऐसे लोग और कहानियां हैं जो हालांकि मासूमियत से कोसों दूर हैं, लेकिन शब्दों और कर्मों से यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सभ्यता के प्रलोभन का सामना करते हुए पारंपरिक जीवन को बनाए रखना कितना कठिन है। कोलकाता से ट्रेन में भारत के चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरना निश्चित रूप से एक परिभाषित अनुभव है, हालांकि केवल एक आंख नक्शे पर और एक पास से गुजरते दृश्यों पर। मेरे मामले में बारिश से भीगी खिड़की से झलकती हुई रखने से ही ये महसूस करना संभव है कि यह वास्तव में आसानी से जानने योग्य भारत का अंत है। उत्तर में भूटान और मेघालय और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरी कामरूप एक्सप्रेस असम में भारत के एक असंभव क्षेत्र से होते हुए 1 दर्जन या उससे अधिक मील की चौड़ाई में आगे बढ़ती है। नक्शा देखें। 7 पूर्वोत्तर राज्य एक और देश हो सकते हैं जो भारत के बाकी हिस्सों से लगभग पूरी तरह अलग हैं। वे असंभव रूप से संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के दूर के छोर से ऐसे उभरे हैं जैसे कि वे कोई राजनीतिक और भौगोलिक विचार हों। और भले ही हिंदू राष्ट्रवादी और भारतीय राजनेता मेरे इस कथन पर नाराजगी जताते हुए शायद वे यही हैं। न्यू बोईगाईगांव में कामरूप एक्सप्रेस अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और जोगीघोपा और के बीच ब्रह्मपुत्र को पार करती है पंचरत्न, और फिर शाम ढलते ही मेघालय की सीमा को छूती है। और फिर यह नागा पहाड़ियों के किनारों पर लंबी रेंगती हुई यात्रा पर रुकती और शुरू होती है। जब मैं पहली बार ट्रेन से इस तरफ आया था तो ट्रैक गेज के स्विच से मुख्य भूमि भारत से उत्तर पूर्व में संक्रमण स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया था। ब्रॉड गेज मुख्य लाइन न्यू बोईगाईगांव में समाप्त हो गई और असम में अंदर की ओर जाने वाली ट्रेनें नैरो गेज पटरियों पर चलती थीं। ब्रॉड गेज में रूपांतरण 1984 और 1997 के बीच हुआ था क्योंकि भारत सरकार ने आर्थिक साधनों से नागालैंड और अन्य जगहों पर उग्रवाद को कम करने के प्रयास में उत्तर पूर्वी राज्यों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की कोशिश की थी। यह मेरी पहली रेल यात्राएं न केवल नैरो गेज ट्रैक पर थीं, बल्कि भाप से चलने वाली रेलगाड़ियां भी थीं।
हालांकि इस रेल खंड पर कभी भी रेलगाड़ी का आवागमन सुचारू नहीं रहा है, न तो तब और न ही अब। न केवल इसकी लंबाई के साथ पटरी से उतरने की संख्या एक क्षेत्रीय घोटाले की तरह है, बल्कि कलकत्ता के स्टेट्समैन अखबार के पन्नों में धार्मिक रूप से रिपोर्ट की गई है, बल्कि हाल के वर्षों में कई मौकों पर कामरूप एक्सप्रेस को बंदूक की नोक पर रोका गया है और यहाँ तक कि बम भी फेंके गए हैं। सौभाग्य से इस अवसर पर मेरी यात्रा में ऐसा कोई नाटकीय घटनाक्रम नहीं हुआ और सुबह 1 बजे और कलकत्ता से 900 मील दूर कामरूप एक्सप्रेस ने मुझे धीरे धीरे दीमापुर जंक्शन पहुंचाया, जो नागालैंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। 50 मील दूर राज्य की राजधानी कोहिमा तक एक नई लाइन की बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसी परियोजना है जो अभी कई सालों तक ड्राइंग बोर्ड पर ही रहेगी। अंधेरी और तेज बारिश में और सामान, दस्तावेजों, टैक्सियों, होटलों के लिए शोरगुल के बीच दीमापुर मेरे बचपन के सपनों की भूमि से एक बहुत ही खराब परिचय लग रहा था। मैं पिछली बार 10 साल पहले इस रास्ते से आया था और फिर 1980 के दशक की शुरुआत में 2 बार। खैर, बिल्कुल इस तरह से नहीं। नागालैंड के लिए वीजा प्राप्त करने की समस्या सदियों पुरानी है। ब्रिटिश राज के लंबे वर्षों के दौरान ब्रिटिश नागरिक यहाँ यात्रा करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, और इस जगह और भारत के प्रति मेरे सभी प्रेम के बावजूद मेरे लिए कभी कोई अपवाद नहीं बनाया गया था। मैंने बहुत समय बर्बाद किया, हालांकि पूरी तरह से भारतीय उच्चायोग और लंदन में अन्य स्थानों पर चाय पीते और बिस्कुट खाते हुए इस वादे के साथ विदा हुए कि स्वतंत्र यात्रा के लिए आधिकारिक वीज़ा अवश्य मिलेगा, लेकिन हमेशा भविष्य में कभी न कभी। आधिकारिक टालमटोल। हालांकि आकर्षण मेरे प्यारे मिस्टर ग्लैंसी। और चाय के और भी कप, क्या आप थोड़ी चीनी नहीं लेंगे? और बिस्कुट में लिपटा हुआ था, लेकिन कहीं नहीं ले जा रहा था। इसलिए मैं कम से कम कुछ समय के लिए एक भावी बैप्टिस्ट मिशनरी बन गया। यही कारण है कि मैं एक गिदोन बाइबल ले जा रहा था, एक खंड जिसका दुनिया भर के चरित्रहीन होटलों में बेडसाइड कैबिनेट के शीर्ष दराजों के साथ अपरिहार्य संबंध तब शुरू हुआ जब इस तरह का पहला बैच 1908 में मोंटाना के सुपीरिया में सुपीरिया होटल के बेडरूम में खिसका दिया गया था। अधिक प्रासंगिक रूप से, हालांकि ये नागा ईसाइयों द्वारा पसंद किए जाने वाले संस्करणों में से एक है, हालांकि किंग जेम्स संस्करण और नागा भाषाओं में अनुवाद समान रूप से लोकप्रिय प्रतीत होते हैं। आधिकारिक तौर पर 90% नागा बपतिस्मा प्राप्त ईसाई हैं और इनमें से लगभग सभी बैप्टिस्ट हैं। आधिकारिक तौर पर हिंदुओं की आबादी 7.7% है और मुसलमानों की 1.8%। बर्मा में रहने वाली अधिकांश जनजातियां अभी भी अपनी सदियों पुरानी रीति रिवाजों का पालन करती हैं। एनिमिस्ट रीति रिवाज। जब से अंग्रेज पहली बार उनके रास्ते में आए हैं, तब से उनकी दुनिया में कोई खास बदलाव नहीं आया है। नागालैंड के बैप्टिस्ट चैपल, हालांकि, पूजा के विशाल स्थान हैं, जिनमें से कुछ ऊंचे टावरों और शिखरों से सुसज्जित हैं और 3000 तक भक्तों के बैठने की व्यवस्था है। वे निश्चित रूप से अच्छी तरह से वित्त पोषित हैं। सभी पेरिशियन को अपने चर्चों को दशमांश या अपनी आय या उपज का 10% देना आवश्यक है। इसलिए पादरी अच्छी तरह से रहते हैं और किसी भी मामले में विदेशों से, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बैप्टिस्ट मंडली से स्पष्ट रूप से पैसा आ रहा है। इन खलिहान जैसे आधुनिक चर्चों के अंदर रविवार को गायन जोर से और स्पष्ट रूप से होता है। जैसा कि दीमापुर में नागालैंड के बैप्टिस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीटो एओमी घोषणा करते हैं, यीशु घाटियों के भगवान हैं और पहाड़ों के भगवान हैं। नागा पहाड़ियों में आपको गणेश, विष्णु या काली से मिलना मुश्किल होगा। नागा गुरिल्ला हर समय अपने साथ गिदोन बाइबल की प्रतियां रखते हैं। इसके कीमती पन्ने छलावरण के बीच अमेरिकी प्रकाशकों द्वारा कस्टम बनाया गया कवा। आगे बढ़ो ईसाई सैनिकों। वास्तव में जब मुझे पता चला कि मेरे नग्न नागा ज्यादातर बैप्टिस्ट थे, तो मैं कम से कम इतना तो हैरान था ही। मेरे लिए यह ब्राजील के वर्षावन में इज़राइल की किसी खोई हुई जनजाति से टकराने जैसा था, या जेने या टिम्बक्टू में वजन मैरी को समर्पित किसी भव्य बारोक मंदिर में मास में भाग लेने वाले कैथोलिकों की एक चौकी की खोज करना। अगर कुछ भी हो, तो निश्चित रूप से
नागालैंड में रहने वाली 16 जनजातियों ने ईसाई धर्म के बैप्टिस्ट संस्करण के बजाय हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म को अपनाया होगा। असम और बर्मा के साथ राज्य की सीमाओं को देखते हुए दोनों में से कोई भी बात समझ में आती है। फिर भी एक अस्थायी मिशनरी के रूप में हाथ में बाइबल लेकर मैं नागालैंड में काफी स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम रहा हूँ। 1980 के दशक की शुरुआत में मेरी पहली यात्रा में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए उत्तर पूर्वी सीमा पार एक लंबी कठिन सर्दियों की यात्रा शामिल थी। यह एक साहसिक कार्य था और शानदार जंगली परिदृश्यों के बीच से होकर गुजरना अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव था, लेकिन यह नागा पहाड़ियों तक पहुंचने का एक बहुत ही अक्षम साधन था। काश भारत सरकार उन लोगों के बीच अंतर बता पाती जो मासूम यात्रा करने के इरादे से थे और जो व्यापार, तस्करी और परेशानी के लिए आमादा थे। अपनी मंजिल को देखते हुए मैं ब्रह्मपुत्र के तट पर चला गया, उस समय के एकदम नए और रोमांचकारी नमदाफा बाघ अभयारण्य को देखने और जयरामपुर के पास जंगल में विचित्र रूप से विकृत द्वितीय विश्व युद्ध के सैन्य कब्रिस्तान को देखने के बाद यह 1997 में दुनिया के ध्यान में लाया गया था, जब इसे अरुणाचल प्रदेश सरकार के अनुसंधान निदेशक तागे ताडा के नेतृत्व में एक टीम ने आधिकारिक तौर पर खोजा था। मैं इसे बहुत पहले से ही देख चुका था बेशक, और यह स्थानीय लोगों को बहुत पहले से पता रहा होगा, लेकिन इस पवित्र स्थान को किसने खराब किया था? मछुआरों ने मुझे बताया कि नदी के उस पार एक रेल मार्ग है जो मुझे नागालैंड ले जाएगा, जो मुझे हैरान करने वाला लगा। मैं रेल मार्ग से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मुझे यकीन था कि नागालैंड में कोई रेल लाइन नहीं है। मैं गलत था। पड़ोसी असम में शक्तिशाली नदी के पार, इसके सौम्य मिजाज और अच्छे मौसम में मुझे दिखोमुख में छोड़ दिया गया। यहाँ असंख्य सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। इनमें से एक है दिखू नदी, और जब मैं एक गहरी और घुमावदार घाटी के माध्यम से इसके प्रवाह को बेहतर ढंग से देखने के लिए इसके किनारों पर चढ़ रहा था, तो मेरे पास एक दुबला पतला, लंबे बालों वाला मेरी ही उम्र का युवक आया, जो कटी हुई जीन्स पहने हुए था। उसके नंगे सीने और कंधों पर मोतियों से बने हार, जानवरों के दांत, छोटे फर लाइन वाले पंजे, छोटे सोने और चांदी के सिक्के, और दिलचस्प बात यह है कि एक द्वितीय विश्व युद्ध का बर्मा स्टार था। ये नगांशी था, एक उपनाम जो उनके परिवार द्वारा बुने गए बढ़िया कपड़ों से लिया गया था। वो पहले नागा थे जिनसे मैं लंदन के बाहर मिला था। हम नदी के किनारे बैठे, जहाँ छिपी हुई मछलियाँ तैर रही थीं और लहरें उठ रही थीं। नगांशी ने स्कूल में अंग्रेजी सीखी थी। हमने अपनी कहानियाँ साझा की और मैंने नगांशी, एक कोन्याक नागा को बताया कि मैं बिना परमिट के नागालैंड में पैदल चलने की योजना बना रहा हूँ। वे तुम्हें परमिट नहीं देंगे। नहीं, मेरा परिवार नागिनेमारा में है, ऊपर की ओर, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। ट्रेन से? नगांशी हंसा। ट्रेन काम नहीं कर रही है, तो क्या वहाँ रेलवे लाइन थी? और वास्तव में थी, हालांकि सिमालुगुरी में पुराने असम बंगाल रेलवे के जंक्शन से कुछ ऊपर की ओर। इसे 1917 में ब्रह्मपुत्र घाटी से नागा पहाड़ियों तक चाय, कोयला, लकड़ी और पत्थर ले जाने के लिए बनाया गया था। अब ये बंद हो चुका था और कोई ट्रेन नहीं दिखती थी, हालांकि इसके बंद होने के बाद से ही इस लाइन को फिर से चालू करने की बात हो रही थी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ट्रेन होती भी तो मैं उससे यात्रा कर सकता था, हालांकि ऐसा करना आकर्षक होता। मुझे टिकट और परमिट खरीदने के लिए अपने कागजात दिखाने के लिए कहा जाता। मेरे पास कोई भी नहीं था। नगांशी मुझे एक छोटी सी फीकी नीली पुट नाव पर ले गया जो किनारे पर एक पेड़ से बंधी थी, और मेरा एक बैग और उसका बस्ता लेकर हम छायादार नदी के किनारे की ओर चल पड़े। हम इतने नीचे थे कि अगली सुबह तक, एक खड़ी ढलान पर चढ़ने के बाद, मुझे पहली बार नागा हिल्स की झलक नहीं दिखी। ये वास्तव में स्विट्जरलैंड की झलक जैसा था, उष्णकटिबंधीय फिल्टर के माध्यम से देखा गया। मुझे पता था कि यहाँ आने का मेरा निर्णय, चाहे वह कितना भी गुप्त और कठिन क्यों न हो, सही था। वे पहाड़ियाँ कितनी चमक रही थीं। उनके पास जाने वाले चरागाह और खेत अल्पाइन जैसी वनस्पतियों से सजे हुए थे। पक्षी कैसे गाते थे, जबकि बंदर बकबक करते और मजाक उड़ाते थे। उस आकर्षक हरे किले में मेरा अपना इतिहास और साथ ही उन लोगों का इतिहास भी था, जिन्होंने आज तक अपने बारे में बमुश्किल एक शब्द भी बताया था।
समुद्र तल से 1000 फीट से थोड़ा ज्यादा ऊपर नागिनीमारा तक की यात्रा मेरे पुराने नक्शे पर ज्यादा दूर नहीं दिख रही थी, और फिर भी इसमें 3 लंबे दिनों का सबसे अच्छा हिस्सा लग गया। जब हम कुछ भारी भरकम और अच्छी तरह से संरक्षित निर्माण उपकरण ले जा रहे बजरों के एक समूह के पास पहुंचे, तो हमें नाव छोड़नी पड़ी। मुझे लगता है कि यह एक बांध और भविष्य की जल विद्युत परियोजना से संबंधित था, जो मेरी अनिश्चित जानकारी के अनुसार कभी नहीं हुई। किसी भी मामले में हमने सोचा कि मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं आधिकारिक दिखने वाले भारतीयों से बचूं और पैदल ही आगे बढ़ूं। नदी के किनारे की सड़क ऊंचे पेड़ों की छतरी के बीच से होकर सिमालुगुरी के पुराने रेलहेड तक जाती थी। यहाँ नगांशी के कई रिश्तेदारों ने हमें अपनी टिन की दीवारों वाली झोपड़ी में खाना और पानी पिलाया। बरामदे में शाम के समय तेल के दियों के चारों ओर चमकीले कीड़े चहचहा रहे थे। दियों के लिए ईंधन दिखू नदी से ही आता था, जहाँ नगांशी ने मुझे कच्चे तेल के अचानक प्राकृतिक विस्फोट दिखाए थे, जिससे पानी पर चिकनी परत बन गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकारी यहाँ विकास के लिए इतने इच्छुक थे, और फिर भी यह कितना अद्भुत था, और मुझे उम्मीद है कि यह अभी भी ऐसा ही है। स्थानीय लोगों के लिए जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, वे मुफ्त में अपने दिए जला सकते हैं। सुबह हम पुरानी रेल की पटरी के किनारे किनारे चले और जैसे जैसे रास्ता ढलानदार होता गया, हम नागिनीमारा की जर्जर लकड़ी की बस्ती में पहुंचे। मैं आखिरकार नागा पहाड़ियों में था, और यहाँ से और नए नए दोस्तों के साथ और ऐसी पगडंडियों से जो एक कमज़ोर बकरी को भी हरा सकती थी, मैं देश भर में घूमता रहा। मैं उस समय दुबला पतला, हल्का और बहुत तंदुरुस्त था, इसलिए इलाके की बनावट के मामले में कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन जोंक, रेत की मक्खियाँ, मच्छर और अन्य काटने वाले, तड़पने वाले तड़पते हुए, मुझे भी यहाँ जाना उतना ही कठिन लगा जितना किसी और को, जो यहाँ की कुछ पक्की सड़कों और उससे भी कम रेलमार्गों से यहाँ तक आया है। वेल्स के नैरो गेज इंजनों की भी उस परिदृश्य में गति समाप्त हो जाएगी, जो स्ट्रोडोनिया को एक रॉक गार्डन से ज्यादा कुछ नहीं बना सकता। उत्तर से अरुणाचल प्रदेश के रास्ते नागालैंड में पहली बार यात्रा करते समय मैं किसी तरह शांगरीला के पास से ही गुजर गया और उसे देखने से चूक गया। ट्रेन से अपनी हाल ही की यात्रा में मैं जेम्स हिल्टन की लॉस्ट होराइजन पढ़ रहा था। ये वह उपन्यास है जिसने हम सभी को शांगरी-ला के सपने से परिचित कराया। हिल्टन की किताब और हमारी सामूहिक कल्पना में एक जादुई, शांतिपूर्ण भूमि जो कहीं न कहीं एक हरे भरे, बर्फ से ढाकी हिमालय की घाटी में स्थित है। बाकी दुनिया से कटे हुए हिल्टन के रहस्यमय परिदृश्य की जड़ें अंग्रेजी उपन्यासकार और पटकथा लेखक की ओर से दुर्घटना से भी ज्यादा शंभला के पौराणिक शहर में है, जो तिब्बती बौद्ध परंपरा में आस्था और सपनों का गढ़ है, जिसका उल्लेख कालचक्र तंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। हालांकि ये परंपरा इससे भी पहले की है। बौद्ध धर्म के उदय से बहुत पहले पश्चिमी तिब्बत की झांग झुंग संस्कृति में, जिसने शंभला को अब हिमाचल प्रदेश की सतलुज घाटी में स्थित किया था। चूंकि तिब्बत पिछली पीढ़ियों के यात्रियों के लिए उतना ही दुर्गम और रहस्यमय था जितना कि 1960 के दशक में इंग्लैंड में पले बड़े एक लड़के के रूप में नागालैंड मेरे लिए था, इसलिए शंभाला उन लोगों की कल्पना में बसा हुआ था जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इस रास्ते से यात्रा करते थे। हेनरिक हिमलर की विचित्र मान्यता कि तिब्बत में आर्यन की एक मास्टर रेस या उससे मिलती जुलती कोई चीज़ मौजूद है, ने तिब्बत और शंभाला दोनों की खोज में 7 नाजी वित्तपोषित अभियानों को जन्म दिया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध अभियान 1938-9 में अर्नेस्ट शेफर के नेतृत्व में चलाया गया था। एक सोवियत एजेंट याकोव ब्लमकिन ने 1920 के दशक के अंत में शंभाला की खोज के लिए पहले एक असफल अभियान का नेतृत्व किया था। वह शायद ही पहले व्यक्ति थे। यूरोपीय लोग कम से कम 17वीं शताब्दी की शुरुआत से ही सांसारिक शंभाला की तलाश कर रहे थे, जब पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी और खोजकर्ता एस्टेवाओ कैसेला ने रहस्यमय शहर की अपनी यात्रा के बारे में बताया था। उन्होंने निश्चित रूप से शंभाला की खोज की थी, तिब्बत की यात्रा की, जहां उनकी मृत्यु किसी ऊंचे और ठंडे पठार पर हुई। उन्होंने उष्णकटिबंधीय केरल में अपने जेसुइट बेस से लंबी यात्रा की थी। 1833 में ट्रांसिल्वेनियाई भाषाविद और प्राच्यविद अलेक्जेंडर सोमाडिकोरोस ने शंभाला का सटीक स्थान बताया, उत्तर में एक शानदार देश।
45 डिग्री और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित। कैसेला की तरह सोमा डी कोरोस ने भी तिब्बत में कदम रखा था। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष कलकत्ता में ब्रिटिश द्वारा प्रायोजित तिब्बती संस्कृति के कुछ पहले विद्वानों के लेख लिखने में बिताए, जहां इस तिब्बत विज्ञान के जनक की मृत्यु हुई। और फिर भी, जैसा कि वर्तमान दलाई लामा ने स्पष्ट किया है, शंभाला ईंटों और पत्थरों का शहर नहीं है। हालांकि विशेष संबद्धता वाले लोग वास्तव में अपने कर्म संबंध के माध्यम से वहां जाने में सक्षम हो सकते हैं, फिर भी यह एक भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम वास्तव में पा सकते हैं। उन्होंने 1985 में बोधगया में एक दीक्षा समारोह के दौरान बौद्ध भिक्षुओं से कहा, हम केवल ये कह सकते हैं कि यह एक शुद्ध भूमि है, और जब तक किसी के पास पुण्य और वास्तविक कर्म संबंध नहीं है, तब तक वह वास्तव में वहां नहीं पहुंच सकता है। इस बीच, नागालैंड की सुदूर पहाड़ियों पर केवल मुश्किल से मिलने वाले वीज़ा के साथ ही खुलेआम जाया जा सकता है, जबकि हिल्टन के मुख्य नायक ह्यूग कॉनवे भूलने की बीमारी के दौरों के बीच शांगरीला के गुप्त लामाश्री की अपनी आकस्मिक यात्रा की कहानी सुनाते हैं। ऐसी पौराणिक जगह तक पहुंचने का कोई आसान या स्पष्ट तरीका कभी नहीं हो सकता था। हिमलर, शेफर, कैसेला या कसोमा डी कोरोस के विपरीत, कॉनवे किसी प्राच्य पवित्र ग्रिल की खोज में नहीं थे। स्थानीय विद्रोह के समय उन्हें और उनके कर्मचारियों को बास्कुल में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास से पेशावर ले जाने वाला विमान हिमालय से परे तिब्बत में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मरने से पहले पायलट ने चीनी भाषा में कॉनवे से कहा कि वह शांगरीला नामक जगह पर शरण ले। 28,000 फीट ऊंचे ब्लू माउंटेन के नीचे बना ये लामाश्री वाकई एक बहुत ही सुविधाजनक शरण स्थल साबित हुआ। न केवल वहां सभी आधुनिक सुविधाओं वाले बाथरूम और सेंट्रल हीटिंग थे, बल्कि वहां एक अच्छी तरह से सुसज्जित लाइब्रेरी, एक भव्य पियानो वाला संगीत कक्ष, नीचे की उपजाऊ घाटी से लाया गया शानदार ताज़ा भोजन और सबसे उल्लेखनीय बात, एक ऐसा वातावरण भी था जो बहुत ही आरामदायक था। इतना शांत कि समय भी पैदल चलने की गति पर आ गया। शांगरीला में लोग बहुत धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। हिल्टन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने उपन्यास का आधार आंशिक रूप से ऑस्ट्रिया में जन्मे अमेरिकी नृवंश विज्ञानी और वनस्पतिशास्त्री जोसेफ रॉक द्वारा नेशनल ज्योग्राफिक में प्रकाशित लेखों पर रखा था। चाहे इसकी प्रेरणा कुछ भी हो, लॉस्ट हॉराइजन एक महान और तत्काल सफलता थी। शांगरीला नाम ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय हो गया। राष्ट्रपति F.D. रूजवेल्ट ने अपने मैरीलैंड रिट्रीट को ये नाम दिया, जैसा कि क्रिटल खिड़की वाले दक्षिणी समुद्र तटीय बंगलों और उदास उत्तर पश्चिमी बोर्डिंग हाउस के कई अंग्रेज मालिकों ने किया था, जहां स्नान में गाना नहीं गाया जाता था, शाम 5 बजे के बाद गर्म पानी नहीं मिलता था। शांगरीला का अर्थ किसी भी दूर और काल्पनिक यूटोपिया या पलायन की जगह से है, जो 1930 के दशक के उदास यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की भयावह वास्तविकता से यथासंभव अलग हो। ये शब्द पश्चिमी कल्पना में बसा हुआ था, और शायद जैसे जैसे सस्ती हवाई यात्रा के आगमन के साथ दुनिया भर में यात्रा करने की संभावना अधिक से अधिक लोगों के लिए खुलती गई, वैसे वैसे अधिक से अधिक लोगों ने अपने देश की पागल भीड़ से दूर अपने निजी शांगरीला का सपना देखा। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे अच्छी तरह से पता था कि जितने अधिक लोग वास्तविक भौगोलिक शांगरीला की खोज में जाएंगे, उतनी ही कम संभावना होगी कि इसे कभी खोजा जा सके। जंगली जगहें कहाँ हैं? मैंने विल्फ्रेड थेसिगा से सरे के एक सभ्य देखभाल गृह में अंग्रेजी मांस और आलू के दोपहर के भोजन के दौरान पूछा, जहां इस महान यात्री और लेखक की कुछ महीने बाद मृत्यु होने वाली थी। जहां मोटर गाड़ियां नहीं हैं, उन्होंने उत्तर दिया, जहां लोग अभी भी पैदल चलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिलों और सपनों में एक जंगली जगह, एक तरह का शांगरीला लेकर चलते हैं। मेरे अंदर के रेलवे के दीवाने ने नागालैंड की पहाड़ियों पर चलने से बहुत पहले ही भारत को एक ऐसी जगह के रूप में पहचान लिया था, जहां अब दीमापुर से आगे कोई ट्रेन नहीं चलती। यह एक ऐसा देश था जिसकी लंबाई और चौड़ाई के पीछे मैं यात्रा कर सकता था बेहतरीन ढंग से सजाए गए पैसिफिक श्रेणी के भाप इंजन। मैंने एक यात्रा का वर्णन किया, जो पुरानी दिल्ली से चंडीगढ़ तक WP पैसिफिक पर की गई एक फुटप्लेट सवारी थी, जो ली कोर्बुसिए द्वारा नियोजित पूर्वी पंजाब की राजधानी थी,
लेन जैक के लिए, जो उस समय इंडिपेंडेंट ऑन संडे के भाग प्रेमी भारत संपादक थे। पंजाब के तपते मैदानों में कई घंटों तक 60 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए सस्ते, धूल भरे कोयले को फावड़े से निकालने वाले 3 अग्निशामकों के पसीने से तरबतर काम से घिरे एक बड़े भाप इंजन का फुटप्लेट, शायद हर किसी के लिए शांग्रीला का विचार न हो, लेकिन कम से कम मेरे लिए यह 1980 के दशक के अंत में वास्तव में जंगली स्थानों में से एक था। फिर भी वो कहानी एक सुखद दुर्घटना का परिणाम थी। चंडीगढ़ तक जाने वाली लाइन का विद्युतीकरण हो चुका था, लेकिन उस दिन बिजली के तारों में कुछ गड़बड़ हो गई थी और भाप ने बचाव किया था। मात्र 2 दशक बाद, जुलाई 2006 में, चीनी राष्ट्रीय रेलवे ने चीन तिब्बत सीमा पर गोलमुड से तिब्बत की राजधानी लासा तक अपनी नई 713 मील की लाइन खोली। तब से बीजिंग के अधिकारी और राजनेता पेंसिल्वेनिया में बने जनरल इलेक्ट्रिक डीजल इंजनों द्वारा खींचे गए शानदार कनाडाई निर्मित डिब्बों में तिब्बत के दिल तक जाने में सक्षम हैं। एक ऐसी भूमि पर खतरनाक ट्रैक जो कभी रोमांटिक रूप से इच्छुक बाहरी लोगों के लिए बहुत ही पौराणिक और रहस्यमय थी, अब दूर की बात हो गई है। मैंने नई ट्रेनों में से एक में यात्रा की। इसकी वातानुकूलित डाइनिंग कार, जिसमें एक अच्छी तरह से स्टॉक किया गया बार है, में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रीड आउट लगे हुए थे जो हमारी गति, बाहर के तापमान, अंदर तसिंगताओ बियर की बोतलें, जो मूल रूप से चीन में जर्मन सैनिकों के लिए जर्मनों द्वारा बनाई गई थी, अच्छी तरह से ठंडी थी और हमारी ऊंचाई के बारे में लगातार अपडेट दे रहे थे। नई रेलवे का 600 मील का एक दिमाग सुन्न कर देने वाला हिस्सा 13,200 फीट से ऊपर चलता है। तांगाबुला दर्रे पर सरकते हुए ट्रेनें 16,740 फीट की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। यात्रियों की सीटों के नीचे ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। निस्संदेह ये इंजीनियरिंग का एक शानदार कारनामा है, लेकिन तिब्बती जो 1951 के क्रूर चीनी आक्रमण के बाद से बीजिंग के जुए के नीचे रह रहे हैं, वे परमाफ्रॉस्ट पर बिछी पटरियों पर ट्रेनों को गरजते हुए देखते हैं और आपको बताते हैं, चुपचाप और बिना किसी स्पष्ट भावना के, ये कहा गया कि रेलमार्ग का निर्माण तिब्बत में हान लोगों की बसावट को गति देने तथा सैनिकों और हथियारों की सुगम आवाजाही के लिए किया गया है। एक समय की बात है जब शांग्रीला जैसी कोई चीज अस्तित्व में थी। तिब्बतियों ने चीन पर आक्रमण किया था, इसकी राजधानी चांगान, आधुनिक जियान पर कब्जा कर लिया था और अपनी पसंद का सम्राट नियुक्त किया था। हालांकि ये 763 में तिब्बती राजा ट्रिसोंग देत्सेन के शासन के दौरान हुआ था, लेकिन जीवन बीजिंग से लासा तक एक्सप्रेस की तरह चलता रहता है। आज नई किंगजांग रेलवे की ट्रेनें 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तिब्बत से गुजरती हैं, और अगर उनके भरे पूरे यात्री शांग्रीला की हल्की सी छाया भी देख पाते हैं, तो पलक झपकते ही वो नज़रों और दिमाग से ओझल हो जाती है। हवा के हॉर्न की तेज आवाज़ और डीजल के धुएं की पतली, ऊंची लकीर। शांग्रीला के चाहने वालों के लिए सपनों की मंजिल अब तिब्बत पर कब्जा नहीं किया जा सकता, उसका नक्शा नहीं बनाया जा सकता, सैनिकरण नहीं किया जा सकता और रेलमार्ग से नहीं चलाया जा सकता, बल्कि यह एक गुप्त दुनिया है जिसकी चाबी सिर्फ उनके पास हो सकती है और जिसे वे अपना कह सकते हैं। विल्फ्रेड थेसिगा का नाम हमेशा दक्षिणी इराक के दलदलों से जुड़ा रहेगा, जिसे सद्दाम हुसैन ने अपने प्रवास के बाद से काफ़ी हद तक सूखा दिया था, और शायद सऊदी अरब के खाली इलाके से भी ज़्यादा। 1910 में जन्मे थेसिगा लगभग बेजान रोबल खाली रेगिस्तान को पार करने वाले पहले पश्चिमी व्यक्ति थे। यह आज जीप या लैंड रोवर द्वारा भी एक कठिन चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन थेसिगा पैदल ही गए थे। उनका मानना था कि इस तरह की बुनियादी, बिना सहायता वाली खोज ही दुनिया के उन अलग थलग कोनों में घुसने का एकमात्र तरीका था, जिनका उल्लेख गाइड बुक में नहीं किया गया है, चाहे वह अरब में हो या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं में, जहां जीवन आधुनिक तकनीक, जिसमें निश्चित रूप से मोटर कार भी शामिल है, से अछूता है। यात्रा लेखक जॉन मॉरिस ने कुछ साल पहले मुझे उनका वर्णन दूरस्थ नायक, दूर और लुप्त हो रहे परिदृश्य में एक दूर का व्यक्ति के रूप में किया था। ऐसे परिदृश्य अब और भी दुर्लभ हो गए हैं। आज कौन अपने लिए एक सच्चा जंगली स्थान पा सकता है? कौन थेसिगा के सपनों को जी सकता है? बेशक आज कई लोग ऐसी भावनाओं को पुराने जमाने की,
भोली भाली और राजनीतिक रूप से सही से अलग मानते हैं। वैश्विक सोच। नागालैंड के मेरे अनुभवों ने निश्चित रूप से मुझे मेरे बचपन के सपने से बहुत दूर कर दिया है। मुझे अपना खुद का शांगरीला मिल सकता था, लेकिन ये बिल्कुल भी वह स्वप्नलोक नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था।